हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया था। ठीक है, तो पहले हमारे पास तत्वों की यानी कि हमारे पास तत्वों का यानी कि बहुत ही कम संख्या थी। ठीक है, जैसे धीरे धीरे समय गुजरता गया इसके साथ तत्वों की खोज होती गई। ठीक है, तो आज हमारे पास कुल 118 तत्व हैं। आज हमारे पास कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से हमारे जो है 94 एलिमेंट है ना, जो हमारे 94 तत्व हैं वो हमारे क्या है, प्राकृतिक रूप से हैं। ठीक है, और जो हमारे बकाया एलिमेंट हैं 24, ये क्या है हमारे, यानी कि ये उन तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं समझूंगा आज तत्वों के बारे में कि कैसे हमारे तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण हमारा जैसे धातु तथा अधातु में विभाजन भी हुआ था। ठीक है, और प्रॉड की संकल्पना क्या थी, और हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, है ना, डाबेराइनन का नियम क्या था। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु और अधातु का विभाजन कैसे हुआ था, है ना। तो इससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं क्या, कि एक्चुअली में हमारे आधुनिक जो हमारा इस समय जो करंट टाइम है, हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी है, वर्तमान में हमारे पास कितने तत्व हैं। वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, जो हमारे प्रकृति रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक कितने हैं हमारे पास? प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वर्तमान में हमारे पास क्या है कि 118 तत्व हैं, और हमारे प्रकृति तत्व में कितने हैं? 94। ठीक है, और शेष क्या है कि इन तत्वों से जो मिलकर बन गए हैं ना, कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 24 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्या कि तत्वों का जो हमारा पहले जो हम तत्व देखते थे तो उनका पहले वर्गीकरण कैसे हुआ, है ना। तो समझते हैं तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। जैसे हेडिंग हमारी समझेंगे क्या, तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारे पास कई साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे न्यूलैंड साइंटिस्ट हुआ करते थे, है ना, मेंडलीव हुए, है ना, और डाबेराइनर हुए। तो इन लोगों ने क्या किया था कि हम इनके जैसे जैसे यानी कि इन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे प्रयास किए थे तत्वों को जानने के, उनके तत्वों के वर्गीकृत करने में। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को जानने में। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम समझेंगे तत्वों में क्या, धातु और अधातु में विभाजन। थोड़ा लिख लेते हैं कि तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण यानी किन्होंने किन्होंने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूलैंड, मेंडलीव और डाबेराइनर। ठीक है, तो ये हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे क्या, कि धातु और अधातु में विभाजन। क्या समझेंगे? धातु और अधातु में विभाजन। धातु और अधातु में विभाजन। ठीक है, डिवीजन इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ये धातु और अधातु में विभाजन कैसे हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में क्या किया गया था कि हमारे जो तत्व हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर क्या हुआ था, धातु और अधातु का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट हो गया, क्या पॉइंट हुआ? पहला पॉइंट यानी कि तत्वों का विभाजन, यानी कि उनके गुण धर्मों के आधार पर हुआ।
ठीक है। तत्वों का विभाजन गुणधर्मों के आधार पर हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि पहले हमारे पास क्या था कि जो हमारे तत्व थे, बहुत सारे तत्वों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो शुरुआत में क्या था कि कुछ ही तत्वों का ज्ञान था, ठीक है, लगभग अबाउट 56 या 63, है ना। तो हमारे पास पहले ज़्यादा तत्व नहीं थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे धातु तथा जब ज्ञान हुआ तत्वों का, तो क्या हुआ कि जैसे हमारा ज्ञान हुआ तत्वों का, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ हमारे जो धातु और अधातु थे, ठीक है, वो एक ही यानी कि समान उनकी यानी कि गुण मिलने लगे। तो इनको एक नया नाम दिया गया था, कि नाम उसका दिया गया था उपधातु, ठीक है। तो यानी कि जब हमारे पास क्या था, तत्वों का विभाजन हुआ उनकी गुणधर्मों के आधार पर हुआ था, ठीक है। पहले हमारे पास कई सारे तत्व नहीं थे, जब हमारे तत्वों का ज्ञान हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि कई सारे तत्व जो मिले, उसमें क्या हुआ कि धातु और अधातु का जो गुण है वो क्या हुआ, दोनों में क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जैसे क्या कि यानी कि कुछ समय बाद पश्चात क्या हुआ था कि हमारे पास क्या हुआ था कि धातु और अधातु के क्या मिले, समान गुण। धातु और अधातु के समान गुण मिले। मान लो धातु और अधातु के समान गुण थे, समान गुण थे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका नया नाम दिया गया, इसका नया नाम दिया क्या गया, इसका नया नाम उपधातु दिया, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा ये वर्गीकरण हुआ था, ये वर्गीकरण हमारा क्या नहीं हुआ था, ये वर्गीकरण हमारा था कि तत्वों के हमारे मौलिक यानी कि गुणों के आधार पर नहीं था। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो तत्व हैं, यानी कि जो हमारा ये धातु और धातु का विभाजन हुआ था, तत्वों की मौलिक गुणधर्म पर आधारित नहीं था, कि हमारा यानी कि जो वर्गीकरण सिद्धांत था, यानी कि जो हमारा धातु और धातु का विभाजन था, किस पर नहीं डिपेंड था ये। यानी कि तीसरा पॉइंट हम लिख लेंगे क्या, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण उनकी मौलिक गुणों पर आधारित नहीं था, ठीक है। तो बाद में जब इनकी तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ था उनके मौलिक गुणों पर आधारित नहीं था, तो बाद में ये सिद्धांत क्या हो गया था, यानी कि यह सिद्धांत क्या हुआ था, यह नियम क्या हो गया था, असफल हो गया। यानी कि यह नियम असफल हुआ या अमान्य हुआ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉट की परिकल्पना के बारे में, ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट था ये था धातु और अधातु में विभाजन। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉट की परिकल्पना, प्रॉट की परिकल्पना, ठीक है, प्राउड्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे कि प्राउट, जिन्होंने कहा था कि जो हमारे तत्व होंगे, जो हमारे तत्व हैं, वो सब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु भार के क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु भार के क्या होंगे, सरल गुणक होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जो सभी तत्व हैं हमारे हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ था कि जो हमारे तत्व हैं कि उनके परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं थी, ठीक है। पूर्ण संख्या में नहीं थे मतलब क्या होगा, जैसे हम मान लें क्या, जैसे लिथियम हुआ, हमारा लिथियम हुआ, इसका परमाणु भार क्या होता है, 6.94 लगभग होता है। और हमारा जैसे मान लो आप एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, उसका परमाणु भार कितना होता है, हमारा उसका परमाणु भार होता है 26.9, है ना। और जैसे हमारा क्या हुआ, आयरन हुआ, है ना, तो Fe जिसका आयरन है, आयरन का हमारा परमाणु भार कितना होता है, 55.84, ऐसे ही समथिंग होता है। तो ये क्या, ये पूर्ण गुणक नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा यानी इन्होंने क्या कहा रखा था, पहले क्या था, इस नियम के अनुसार क्या हुआ था कि सभी जो तत्व है हमारा परमाणु भार, यानी कि सभी जो तत्व हैं परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु भार के सरल गुणक होंगे। लेकिन क्या था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सभी तत्व हैं वो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होंगे,
है ना। लेकिन जब हमारे जैसे ही खोज होती गई, इसके बाद क्या हुआ कि कई सारे हमारे पास तत्व आए। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो कई सारे तत्वों के जो परमाणु भार हुए वो हाइड्रो यानी कि क्या हुए, वे पूर्ण संख्या में नहीं थे। पूर्ण संख्या में मतलब नहीं थे, जैसे हमारा क्या इंटीजर के रूप में, पूर्णांक के रूप में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे हमें ये एक जो हमारा ये हमारी चीज़ थी कि ये निश्चित हो गया कि जो हमारे जो सभी तत्व हैं वो परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर नहीं बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्राउड की जो संकल्पना थी वो क्या थी, हमारी असफल हो गई थी, है ना, या विफल हो गई थी, ये कह सकते हैं। तो हम इसको पहले समझेंगे क्या इन्होंने क्या कहा था, पहले पॉइंट को नोट कर लेते हैं क्या, कि इस नियम के अनुसार क्या हुआ था कि जो सभी तत्व हैं, सभी तत्व के परमाणु भार, सभी तत्व के परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु भार की सरल गुणक है। कैसे हैं? सरल गुणक है, ठीक है, सरल गुणक होते हैं, इन्होंने यही कहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सभी तत्व यानी कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु भार के सरल गुणक हैं, तो हमारे जो सभी तत्व हैं किससे, हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से, ये हमारा क्या हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि ये कंडीशन कह सकते हैं कि कुछ समय पश्चात क्या हुआ था, आफ्टर सम टाइम, यानी कि क्या, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ था, आफ्टर सम टाइम क्या कंडीशन आई कि हमारे पास क्या हुआ कि बहुत सारे तत्वों को ज्ञान हुआ, तो उनमें से कई सारे तत्व थे जिनके परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं थी। यानी कि क्या, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ था कि कई तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं थे। अर्थात किस में थे, डेसिमल में थे, ठीक है। तो इससे हमारा ये निश्चित हो गया था कि हमारा जो प्रत्येक है पूर्ण संख्या में नहीं है, तो प्रत्येक जो हमारा तत्व है, प्रत्येक तत्व है हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर नहीं बना है। जो हमारा इससे तत्व क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्राउड की ये जो संकल्पना थी वो कैसी हो गई, अर्थात ये भी हमारे क्या हो गए, विफल हो गया। जो हमारी प्राउड संकल्पना थी तो कैसी हो गई, विफल। प्राउड संकल्पना कैसी हो गई, विफल हो गई, ठीक है। तो आई होप हमें आप समझ गए होंगे कि प्राउड की संकल्पना यानी कि प्राउड की जो परिकल्पना थी क्या थी, असफल हो गई थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डायवे राइनर का त्रिक नियम। क्या पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, डाबे राइनर का त्रिक नियम, ठीक है। डाबे लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, डायवेराइनर ने क्या कहा था कि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, ठीक है। जो हमारे समान गुण वाले थे तत्व, उनके तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे। यानी कि जिससे हम यह ज्ञात किया जा सके कि समान गुण वाले तत्वों जो थे हमारे, जो हमारे समान गुण वाले जो तत्व थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। जैसे हमने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो पहले और तीसरे परमाणु भार का एवरेज हमारा किसका होगा, सेकंड का होगा। यानी कि जो हमारा परमाणु भार सेकंड तत्व का होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा, एवरेज होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, पहले के परमाणु भार कितना, एक है मान लो, ठीक है। तीसरे का मैंने मान लिया क्या है, तीन है ना।
तो उसका जो दूसरे का होगा क्या होगा, एवरेज होगा, तो मतलब क्या होगा, 2 होना चाहिए परमाणु भार, इस तरीके से, ठीक है, मैथमेटिकल के रूप में। यानी कि क्या होता है कि पहली और तीसरी संख्या का एवरेज ही तो हमारे दूसरी संख्या होती है, अगर वो हमारी संख्या कैसी है, कंटिन्यूस लिखी है, जैसे हमने लिख दिया क्या, 6 7 8, है ना। तो 8 7 15, 8 6 14, 14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से यानी एवरेज वैल्यू होगी इनकी, क्या होगी, दोनों का 6 और 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 14 आएगा, बट्टे 2 करेंगे 7। तो हमारा जो पहला परमाणु भार होगा, दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा, दोनों का एवरेज अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सीरियल क्रम में जो रखे हैं तत्व उनकी एवरेज यानी कि मध्य जो हमारा मध्य में एलिमेंट है उनके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल का तृतीय सिद्धांत क्या था, इस नियम के अनुसार क्या कहा था कि हमने यानी कि समान गुण वाले तत्वों को एक समूह बनाया था। यानी कि क्या किया था इन्होंने, क्या किया था, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, समान गुणों वाले तत्वों का समूह बनाया। इन्होंने क्या किया, समान गुण वाले तत्वों का समूह बनाया। फिर क्या किया, इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे जो तत्व हैं, तत्व है ना, तत्व हैं, इनको क्या किया था, तत्वों को क्या किया था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो प्रथम प्रथम तत्व और अंतिम तत्व का, अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा, परमाणु भार के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत इन्होंने कहा था, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे हमारे पास एग्जांपल क्या था, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम, ये 3 का नियम हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं क्या, ठीक है। तो लिथियम का हमारा परमाणु भार कितना होता है, 7, सोडियम का कितना होता है, 11, ठीक है। ये सोडियम का कितना होता है, 23, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है हमारे पास, 39, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या, ये कितना होता है, 23। अब दोनों का एवरेज निकालो, 46 हुआ, 46 का आधा करो, 23 हुआ, ठीक है। तो ये हम समझ गए क्या, डायवे-रायनर का त्रिक सिद्धांत था। अच्छा, ये जो डायवे-रायनर का त्रिक सिद्धांत था, ये असफल क्यों हुआ था, क्योंकि ये क्या था कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के लिए नहीं था, सिर्फ कुछ ही तत्वों के लिए था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डायवे-रायनर का त्रिक नियम था, ये क्या हुआ था, असफल हो गया था। अतः यानी कि क्या होगा, क्यों असफल हुआ था, क्योंकि हमारे जो सभी एलिमेंट ज्ञात थे उस समय, ठीक है, उनके सभी एलिमेंट पे ऐसा नियम फॉलो नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ ही तत्वों के लिए फॉलो हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारा ये नियम क्या हो गया था, असफल हो गया था, ठीक है। ये भी नियम क्या है, असफल है। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में, ठीक है। तो सन 1863 में न्यूलैंड ने देखा कि क्या कि सभी यानी कि यदि हमारे तत्व हैं उनके, यदि हमारे तत्व उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हम रखें तो क्या होगा, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से क्या रखेंगे, समांतर रखेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ था, यानी कि क्या, यदि तत्व, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो प्रत्येक
आठवें तत्व का प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से समानता रखते हैं। ठीक है, या रखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो एक ही बात हो गई। ठीक है, तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये क्या था कि ये कैल्शियम से अधिक तत्वों के लिए नहीं फॉलो हुआ था। ठीक है, कैल्शियम यानी कि 20। तो ये कैल्शियम से अधिक जो हमारे कैल्शियम से आगे तत्व है ना, जैसे हमारा आयरन हुआ, ठीक है, जिंक हुआ, है ना, तो इन सारे तत्वों के लिए फॉलो नहीं हुआ था। तो इसलिए क्या हुआ था, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया था, विफल हो गया था। ये कहाँ तक, यानी कि जैसे हमने कह दिया कि उदाहरण में देख लेंगे क्या किसमें समानता मिलती है, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और क्या हुआ, पोटेशियम। ये एग्जाम्पल डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। इसमें क्या हुआ, तत्वों में समानता पाएगी। लेकिन क्या हुआ था, ये कैल्शियम से आगे, किससे आगे, कैल्शियम के आगे के लिए क्या हुआ था, असफल। ठीक है, तो आई होप आज आप समझ चुके होंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, डायबेराइनर का नियम, है ना, त्रिक नियम था। और हम क्या पढ़े थे, प्राउड परिकल्पना के बारे में और धातु अधातु के विभाजन।